हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी जो है इस धरने को लीड कर रहे हैं, वो मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी किया लेकिन सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है। क्या लगता है कि अब आगे और क्या करना है? अभी तक तो आप धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बड़ा आंदोलन करने वाले हैं क्या आप लोग आगे? अभी जो आंदोलन हुआ है मैडम, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय जो कॉन्फेडरेशन है, जो पूरे देश का विश्वविद्यालय कर्मचारियों का एक संगठन है, उनके बैनर के तले हुआ है ये। तो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव थी, वर्किंग कमेटी थी, स्पेशल इन्वाइटी थे, वो लोग हम भी इसमें पार्टिसिपेट हमने किया है। और देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं और हम सबकी एक ही मुख्य मांग है कि देश से एनपीएस को हटाया जाए और ओपीएस लागू किया जाए। 2004 से पहले जो पेंशन स्कीम थी, पेंशन योजना थी, उसको लागू किया जाए। इससे नुकसान कितना हो रहा है सर? इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें जो अब जो पेंशन लग के आ रही है, वो पेंशन एक माइनर सी पेंशन है। मान लो 900, 1000, 1200, 1400, तो इस तरह की पेंशनें फिक्स होकर आ रही हैं, जिससे बहुत ज़बरदस्त लॉस है। 1000-1200 रुपये में आज की डेट में क्या होता है आप सोच सकते हो, खुद भी सोच सकते हो। सर, ऐसे तो फिर और भी आ जाएंगे, कहेंगे कि हमारे भी लागू कर दीजिए। नहीं, और कौन आएगा? और भी वर्ग के लोग आ जाएंगे। नहीं, और कौन आएगा? कौन सा वर्ग आएगा? हम लोग जो 60 साल तक सेवा दे रहे हैं, देश के माननीय संसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के पेंशन ले रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है कि हमारी पेंशन रोक दी जाएगी? तो माननीय को तो सबसे पहले अपनी रोक देनी चाहिए थी। माननीयों ने तो नहीं रोकी आज तक। माननीय तो अगर काउंसलर रहेंगे उसकी पेंशन अलग आ रही है, विधायक रहेंगे उसकी पेंशन अलग से मिलेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे तो उसकी पेंशन अलग से मिलेगी, और एक कर्मचारी जो 60 साल तक, 62 साल तक जैसी जहाँ की सर्विस कंडीशन अपनी सेवाएं दे रहा है, उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। ये तो सोचने वाली बात है। रेवेन्यू भी तो इतना आना चाहिए ना कि सरकार कहाँ से देगी? ये भी तो नहीं, आज रेवेन्यू कौन सा? आज कर्मचारी को देने से रेवेन्यू घट रहा है क्या? जो लाखों करोड़ रुपए माफ़ किए जाते हैं दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के, तब रेवेन्यू नहीं घटता क्या? बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं देश के अंदर ऐसी जो लागू हुई हैं, तब रेवेन्यू नहीं घटता क्या? तो सर, देश का विकास फिर कैसे होगा? नहीं, देश का विकास क्या 2004 के बाद ही हुआ? इससे पहले रुका पड़ा था देश का विकास क्या? देश का विकास तो 2004 से पहले भी हो रहा था, या 2004 के बाद जैसे ही ये पेंशन स्कीम इन्होंने चेंज कर दी, उसके बाद देश का विकास स्पीड से शुरू हो गया। तो देश का विकास तो हो ही रहा है उससे। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जिस प्रकार से निजीकरण के खिलाफ भी आप लोग कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, तो क्या आप निजीकरण के खिलाफ भी हैं? नहीं, बिल्कुल निजीकरण के खिलाफ है। निजीकरण क्यों? निजीकरण का मतलब है मैडम, एक शासक एक ठेकेदार को ये मौका दे रहा है कि आप शोषण करिए कर्मचारी का, आप शोषण करिए दूसरे कैडरों का। उस शोषण के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। आप देखो, एक ठेकेदार 22,000 24,000 रुपये लेता है गवर्नमेंट से, और देता किसने? उसको 14,000 रुपये। अपनी कंपनियां बना रखी हैं, अपने ठेकेदार बने हैं दुनिया भर के, तो शोषण क्यों होगा? एक का पेट इतना बड़ा हो गया कि उसको तो लाखों में चाहिए। एक का पेट इतना बड़ा हो गया, 12,000 रुपये में उसको गुजारा करना है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो ठीक से काम नहीं करते हैं। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो वो उसके अंदर एक डर भय रहेगा, तो वो काम करेगा कि मेरी नौकरी कहीं मुझे निकाल ना दिया जाए। इस वजह से वो अपना काम जो है वो सुचारू रूप से करेगा। इस वजह से सरकार शायद निजीकरण करना चाहे। सरकारी कर्मचारी में आप किसको काउंट करते हो? सिर्फ ग्रुप डी को? किसको काउंट करते हो आप सरकारी कर्मचारी में? सरकारी कर्मचारी कौन नहीं है? देश में जजेस बैठे हुए हैं, सब सरकारी कर्मचारी हैं। देश में यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, सब सरकारी कर्मचारी है। देश में मिनिस्ट्रियों में लोग IAS ऑफिसर, दूसरी लॉबी बैठी हुई, सब सरकारी कर्मचारी हैं। आप सरकारी कर्मचारी का ग्रुप डी तक सीमित कर दिया है। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा तो देश रुक जाएगा। कुछ चुनिंदा कैडरों को ये सोचते हैं कि इनको नहीं देंगे, इनका प्राइवेटीकरण कर देते हैं। अगर एक ग्रुप डी का कर्मचारी या एक ग्रुप सी का कर्मचारी जो अपना काम करता था, उसके ना करने से देश रुक रहा है, तो सोचने वाली बात है। तो इससे जनता को क्या नुकसान होगा अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो? नहीं, जनता के ही तो हम लोग भी तो जनता में से ही हैं कर्मचारी। नहीं, फिर जनता जो क्या लगता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट हो जाएंगी, बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, तो जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा लोगों को। जो प्राइवेट हो जाएंगे मैडम, ये उनकी सोच हो सकती है, इस समय सरकार की सोच हो सकती है कि प्राइवेट होने से फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे जो सरकारी लोग बैठे हुए हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनका PF है, जिनका इंश्योरेंस है, जिनको पेंशन का लोभ था, वो आदमी ज़्यादा कैपेबल है और ज़्यादा ईमानदारी से काम करता है। वो ज़्यादा ईमानदारी से काम करता है सीट पर बैठ करके। जहाँ भी कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम इन लोगों ने लागू किया है जिन जिन डिपार्टमेंट्स में, वो लोग होते ही नहीं, मतलब उनको नहीं लगता कि मैं इसके दायित्व तो नहीं होता उनका मेनली, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते अपने आप को। वो फॉर्मेलिटी तो है कि आदमी यहाँ पे खड़ा है, लेकिन वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर परमानेंट आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है तो परमानेंट आदमी को पूरा पता है, पूरा ध्यान रखेगा उसका।
तो आप लोग पेंशन क्यों चाहते हैं? इकट्ठा मिल तो जाता है, आप लोग अपना बिजनेस की। नहीं, वो तो हमारा अपना पैसा मिलता है, हमें क्या मिलता है? वो तो हमारा अपना पैसा है, पीएफ हमारा अपना पैसा है, हमने कटवाया है, क्या मिलता है? वो तो हमारा पैसा है। तो अब आप क्या किस बड़े पैमाने पर आप लोग अब धरना प्रदर्शन या आंदोलन करेंगे? नहीं, वो तो कल की डेट में तो 3 तारीख को फिर आंदोलन हो रहा है रामलीला ग्राउंड में। तो कितने की संख्या हो जाएगी, कितने लोगों की सर? रामलीला ग्राउंड में तो होगी, हजारों में तो होगी, कोशिश तो ये है कि लाखों में हो जाए। और भी संगठन है जो आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारे संगठन है। इस समय देश का पूरा कर्मचारी जागृत हो रखा है मैडम, पूरा कर्मचारी जागृत है। अच्छा, 2024 में चुनाव आ रहे हैं, क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा? 2024 के चुनाव में कर्मचारी देखो, जो हमारी पेंशन लागू नहीं करेगा तो विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगा ना, कर्मचारी सोचने के लिए मजबूर होगा। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। हो सकता है, समय आने पे बताएगा, समय बताएगा। अभी तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है इसको रिव्यू करने के लिए, पेंशन को, इसको ओपीएस लागू करने के लिए, हम तो उनको यही कहेंगे वो उसको ओपीएस को लागू करे, उसकी कोई डेट डिक्लेयर करे। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही वाला है जो मैंने अभी दिया है कि ओपीएस लागू किया जाए, देश से कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म किया जाए, निजीकरण खत्म किया जाए, रेगुलर भर्तियां किए जाएं, वो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों से। ठीक है सर, थैंक यू। इसी कड़ी में हमारे साथ और लोग भी जुड़ चुके हैं जो कि कर्मचारी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से निजीकरण हो रहा है, ओपीएस की आप लोग जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्यों ज़रूरी है ये? सबसे पहले तो ओल्ड पेंशन योजना जो है वो बुढ़ापे की सहारा कर्मचारियों की होती है, और हर एक एम्प्लाई, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट में हो, पेंशन सरकार के किसी भी आर्थिक का बोझ नहीं बनता है, क्योंकि कर्मचारियों के अपने मूल वेतन का 14% राशि नियोक्ता अंश में जमा करते हैं सरकार, और वो पेंशन योजना में वो सुरक्षित रखते हैं, और उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद उसी पैसा से त्रिलाभ 3 योजना में बांट करके अपने कर्मचारियों को देते हैं। पहला उनका, जिसको हम लोग ग्रेजुटी कहते हैं, दूसरा अर्जिता अवकाश कहते हैं, और तीसरा पेंशन योजना कहते हैं। सरकार किसी अपने आर्थिक या किसी दूसरे टैक्स के द्वारा अपने एम्प्लॉय को पेंशन नहीं देती है, उनका 10% पीएफ में राशि काटी जाती है अपनी, जो उनके भविष्य निधि खाता में संचित रखते हैं, और जितना कर्मचारियों की पीएफ में राशि कटौती होती है, भारत की संविधान अनुच्छेद 1976 की धारा 77 स्पष्ट करती है, जो उसका 14%, उस राशि का 14% उनके पेंशन योजना में जमा होगा। ये शेयर मार्केट में दे करके उलझा रहे हैं कर्मचारियों को। रेवेन्यू नहीं है ना सर, इतना रेवेन्यू नहीं है सरकार के पास। नहीं, रेवेन्यू नहीं, मेरी पैसा कटौती होकर के जमा हो रही है, उसमें उनकी रेवेन्यू की कोई जरूरत नहीं है ओपीएस या एनपीएस में। हमारी पैसा को कहते हैं जो 40% पेंशन देंगे और 60% हम आपको जो है फुल्ली पेमेंट दे देंगे, तो हमारे पैसा को किसी शेयर मार्केट में लगाने वाले वो कौन है? परिस्थितियां अलग अलग हो जाती है ना, देश में परिस्थितियां भी अलग अलग हो जाती हैं, तो सरकार किस किस को देती फिरेगी, बताइए ना सर। नहीं, तो मेरी पैसा को आप शेयर मार्केट में ले जाने वाले होते कौन है? मेरी पैसा है वो, हमारा 100% गवर्नमेंट के जो पेंशन योजना में जो है या आरबीआई का जो रूल्स है उसमें रखें, और हमारी 100% जो पेंशन बनता है और उसका 6 महीने पर जो डीए बढ़ता है वो हमको दे, या जो रिवीजन होता है। ये तो मान लीजिए पेंशन में है, अब तो उन्होंने वेतन आयोग को बैठाना भी छोड़ दिया, 8वां वेतन आयोग लागू नहीं करना चाह रहे हैं। और निजीकरण को कहाँ किस हद तक आप लोग सही मानते हैं? निजीकरण कहीं से भी भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, और हमारे देश के लिए अच्छी संकेत नहीं है। आपको नहीं लगता कि विकास होगा? नहीं होगा, निजीकरण से कभी भी विकास नहीं होगा। नुकसान होगा, जनता का क्या नुकसान है? आप सबसे पहले एक दर्शन सुन लीजिए। दर्शन निजी प्रथा के द्वारा सदियों से हमारे यहाँ ठेका प्रथा चलती थी ना, करोड़ अरबों में ठेका दी जाती थी, निगम में दिया जाता था, पुल दिया जाता था, वो क्यों फेल्योर हो गया? आज से तुम ठेका प्रथा नहीं था ना, आप अरबों रुपया में किसी रिवर को ब्रिज बांध बनाने के लिए, किसी सड़क बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग बनाने के लिए आप ठेका देते थे, वो क्यों फेल्योर हो रहा है? आज अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, वो क्यों फेल्योर हो रहे हैं? वो तो निजी हैं। आप करोड़ों रुपया उनको दे रहे हैं ऋण काम करने के लिए, जब डेवलप कीजिए देश को। कहना चाहते हैं पूंजीपतियों को बढ़ावा दीजिए। एकदम पूंजीपतियों को बढ़ाया ही जा रहा है इनके कार्यकाल में।
मतलब गरीब गरीब वहीं का वहीं रहेगा। और नीचे चले जाएंगे, क्योंकि पूंजीपतियों का भी लाभ वही मिलेगा, जो पूंजीपति वाले होंगे उसी को वो लाभ देंगे। गरीब जहाँ के हैं उससे नीचे ही चले जाएंगे। जय भारत। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के संगठन मंत्री संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति, जब हम संगठित हैं तो शक्ति है, और शक्ति एकत्रित है तो कोई भी चट्टानी एकता हमको हिला नहीं सकता है। मैं अपना लक्ष्य लेकर के रहूंगा जब हम संगठित होंगे। ए मूर्ख मानव तू देख ले, ए मूर्ख मानव तू देख ले, पढ़ ले तू पे सारे ग्रंथ। और गरीब सताए तीन मिटे कौरव रावण और कंस। ए हमारे देश के शासक, हमसे तुम काम लेते हो। मैं तुम्हारा आंख हूं, मैं तुम्हारा पैर हूं, और मैं तुम्हारा कान हूं। तुम अपने कान को मत बंद करो, अपने आंख में मिर्ची मत झोंको, अपने पैर को मत काटो। हमारी पुरानी पेंशन योजना तुम नहीं दोगे तो तुम सत्ता पर बैठने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा पैर कट चुका है, तुम्हारा आंख फूट चुका है, और तुम्हारा कंठ सूख चुका है। मेरे साथियों, हम कर्मचारी 30 साल 35 साल सभी स्टेट के अलग अलग सेवा संहिता हैं। किसी भी राज्य में 58 में सेवानिवृत्ति है, किसी भी राज्य में 60 की सेवानिवृत्ति है, किसी राज्य में 62 की सेवानिवृत्ति है। हम लोग अपने अपने जो सरकार की नियम है या परिनियम है उसके तहत अपनी आयु पूर्ण कर या 44 वर्षों की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्ति हो जाते हैं।